हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? चलिए आज हम आ गए हैं आपके साथ फिर से, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं SN1 रिएक्शन। और आज हम SN1 रिएक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो SN1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो SN1 रिएक्शन कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि SN1 क्या है। सबसे पहले यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन से मतलब हुआ कि केवल किस पर डिपेंड करती है? वन मॉलिक्यूल के थ्रू होती है, यानी वन मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, वन मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर क्या होगा कि अगर हम इसके अंदर ये रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बिकॉज इसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ओनली एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, और उसमें भी वो वन मॉलिक्यूल ही होगा। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी है। अब इसमें बात करें, चलिए सबसे पहले इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। कि एग्जांपल मैंने उस दिन आपको टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का लिख के दिखाया था, आज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ले रहे हैं पहले एग्जांपल में, फिर हम इसमें आगे चलते हैं। अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अकॉर्डिंग बात करूं तो देखिएगा CH3Br, ये हुआ हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब मैं इसकी रिएक्शन, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो देखना बनकर क्या आएगा हमारे पास? बनकर आएगा हमारे पास CH3OH प्लस जो हमारे पास Br है वो ब्रोमाइड आयन हमारे पास बच जाएंगे। क्लियर? इतनी बात समझ आती है। अब देखिएगा क्या करें। सबसे पहले इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म लिखें कि इसमें हुआ क्या होगा। चले सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में जो हमारे हैलोजन ग्रुप होते हैं, ये हमारे बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं बेटा। ठीक है, अब बेस्ट लिविंग ग्रुप हैं तो देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले इसमें हम इसकी मैकेनिज्म को ही लें कि SN1 मैकेनिज्म होती कैसे है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म, अब देखो स्टेप वन में क्या होगा? स्टेप वन जो होता है उसके अंदर ये स्टेप हमारा रिवर्सेबल होता है, और इसके अंदर ये हमारा स्टेप स्लो भी होता है। ठीक है, क्या होगा? ये ब्रोमीन जो है क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर सेपरेट आउट हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन होगा स्टेप वन में। तो देखना क्या फॉर्म होके आएगा हमारे पास? CH3 ये हमारा कार्बोनियम आयन बना, प्लस Br जो था वो इस तरीके से सेपरेट आउट होगा। बात समझ आती है इतनी? अब आगे चलते हैं। यानी इस स्टेप में क्या हुआ हमारा? इस स्टेप में हुआ हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ, और साथ साथ यही स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप है, रिवर्सेबल स्टेप है, यही है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही स्टेप क्या है इसका? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करने वाला है? एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करने वाला है। यानी हमने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो लिया है इस पर डिपेंड करने वाला है। चलें आगे बढ़ें।
देखो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, नोट कर लें आप इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब दूसरा रोल प्ले क्या होगा, आप सेकंड स्टेप में देखिएगा, स्टेप 2 में क्या होने वाला है। स्टेप 2 में ये कार्बोनियम आयन बनकर आया, इसके ऊपर आकर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो ब्रोमाइड आयन तो सेपरेट हो गए, अब इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर हमें अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमने रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं, तो वाटर क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, चलें इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिएगा स्टेप सेकंड में क्या होगा। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप सेकंड में देखिएगा, ये स्टेप 2 लिख लेने लो इसको हम। तो इस सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, जो कार्बोनियम आयन बना हमारे पास, ये हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। ठीक है ना, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है ना। अब इसके ऊपर आकर अटैक करता है वाटर। ठीक है, वाटर आकर इसके ऊपर अटैक करेगा। अब बात आती है कि वाटर इसके ऊपर आकर अटैक क्यों करेगा, बिकॉज अगर हम वाटर की बात करें तो उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर इनके पास ये 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास में। तो यानी इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, यानी कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करता है, कार्बोनियम आयन पर अटैक करता है। तो ये यहाँ पर बिकॉज इसके पास ये न्यूक्लियोफाइल्स अवेलेबल हैं और ये यहाँ पर करेगा इस कार्बोनियम आयन पर अटैक कर दिया। अब जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखना क्या होगा, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर ये O H और H और ये ऑक्सीजन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मैकेनिज्म सब अलग अलग बता सकते हैं, हो सकता है किसी और ने किसी और तरीके से पढ़ाई हो, बट मैं जो भी मैकेनिज्म है सबका एक ही वे होता है कि उन्हें प्रोडक्ट बनानी होती है। तो देखो ये सबसे पहले ये आ गया। अब मैकेनिज्म क्या एक्चुअल में बेस्ट सुटेबल वे है जिसके थ्रू हम रिएक्शन को डिफाइन कर सकें। अब देखिए ये बनकर आया। अब इस कार्बोनियम, ये हमारे पास ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर क्या केस आता है कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन जैसे ही पॉजिटिव हुआ या अनस्टेबल हुआ तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कुछ H पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में ये सेपरेट आउट हो जाता है। यानी इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 OH प्लस H पॉजिटिव। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर -H भी लगा सकते थे एरो के पास। तो ये हुई इसकी ओवरऑल मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन किस तरीके से होने वाली है। तो यानी इसके अंदर ध्यान देना, बात क्या हुई, सबसे पहले स्टेप पे क्या फॉर्म हुआ, कार्बोनियम आयन। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बिकॉज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप सबसे पहला था, उसके अंदर क्या था, ओनली 1 मॉलिक्यूल था, वो था हमारा एल्काइल हैलाइड जिसमें हमने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया था। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड करेगा, ओनली एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नोट कर लिया आपने, चलते हैं आगे। तो यानी कि यहां हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ दीज रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नॉट डिपेंड ऑन वाटर। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये वाटर पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, रेट ऑफ दिस की बजाय दिस लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि एल्काइल हैलाइड की नेचर, अब एल्काइल हैलाइड की नेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर आपको पता हो, याद हो, तो जो हमारा यहां पर इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना वो क्या बना, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट था वो था हमारा कार्बोनियम आयन। और अगर कार्बोनियम आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो कार्बोनियम आयन जितना स्टेबल होगा हमारी प्रोडक्ट
उसी के थ्रू बनेगी। जो स्टेबल कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट डिपेंड करेगी। तो इसके अंदर अब देखो, सबसे पहले अगर हम ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन की रिएक्टिविटी का बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है या कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी लिख लेते हैं, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन बोले कार्बोनियम आयन बोले, बात वही है। तो कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन आएगा, फिर हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन आएगा, और उसके बाद में आता है हमारा मिथाइल। ठीक है, सबसे लास्ट में हमारा आने वाला है मिथाइल। तो देखो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी इसीलिए मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि मैं बताऊंगा मैं यहाँ पर ये CH3 होल थ्राइस CCl क्यों ले रहा हूँ, यानी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्यों लिया था वहाँ पर। और आज जो मैंने रिएक्शन लिख के दिखाई वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से लिख कर दिखाई मैंने कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उससे जो हमारा बनने वाला है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी हमारी जो रिएक्शन है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन जो है वो कितना स्टेबल होगा, यानी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। चले आगे बढ़े। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की नेचर पर डिपेंड करेगी। एल्काइल हैलाइड की नेचर के अकॉर्डिंग यानी हम डिसाइड करें तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो बनेगा, यानी जनरली अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो वो जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म करते हैं, जनरली ऐसे कंपाउंड्स हमें ये रिएक्शन देते हैं। दूसरी बात, एक और बात कर लें इसके साथ साथ, इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर फर्स्ट स्टेप में अगर हमारा कार्बोकेटायन बन रहा है वो रीअरेंजमेंट के थ्रू स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट की बात करें तो एक स्टेप ले ले हम, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन क्या होगा। अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन यानी कि पहले कोई और कार्बोकेटायन बन रहा हो और उसके रीअरेंज होने से कोई स्टेबल कार्बोकेटायन बनकर आ जाए। जैसे एग्जांपल ले, सपोज करो हम यहां लिख ले रहे हैं CH3 CH3 H CH2 Br, ये ले लिया मैंने। मैं सिर्फ ओनली इसमें एक ही स्टेप लिख कर दिखा रहा हूं। तो देखो अब क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, Br सेपरेट होगा। तो Br को सेपरेट करो जरा, तो क्या आएगा हमारे पास CH3 CH3 H CH2, ये बना हमारे पास कार्बोकेटायन। तो ये हमारा कार्बोकेटायन कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ तो ये ग्रुप अटैच है। ठीक, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसके साथ क्या करें, तुरंत इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट क्या होगा कि रीअरेंजमेंट में ये हाइड्रोजन यहां पोजीशन ले लेगा और हमारा कार्बोकेटायन चेंज हो जाएगा, कार्बोनियम आयन हमारा चेंज हो जाएगा। यानी ये जो हमारे पास आ जाएगा ये CH3 बन जाएगा, और ये हमारा कैसा बन गया, ये बन गया हमारा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो ऐसे केसेस जहां पर पॉसिबल होंगे वहां होता है रीअरेंजमेंट। यानी अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग पहले कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, बट रीअरेंजमेंट करने पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म होने वाली है, यानी जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके यानी रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता ये। ठीक है, वो वैसे ही रहती है जैसी चल रही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं इसके अंदर, और नेक्स्ट स्टेप में ले रहे हैं, मैं इसमें मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपके। ठीक है, इसमें नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, इसके अंदर जो यूज करते हैं हम वो यूज करते हैं पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होता है। अब पोलर का नीचे, पोलर का मीन्स क्या हुआ, यानी उसके ऊपर चार्ज हो। ठीक है, पोलर का मतलब उसके ऊपर चार्ज हो, यानी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बन रहा हो, यानी पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट हो उसके अंदर। और दूसरा प्रोटिक का मतलब उसके पास प्रोटॉन हो, यानी H पॉजिटिव आयन हो। ठीक है, तो पोलर मीन्स, पोलर का मीन्स क्या हुआ, पोलर मीन्स की बात करें तो इसके ऊपर क्या हो, यानी इसके अंदर जैसे हम वाटर की बात कर लें तो HOH मैं जनरली ऐसे लिख दे रहा हूं, तो ये क्या होता है, del2 नेगेटिव, ये del पॉजिटिव और ये del पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, ये पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी हो। सेकंड थिंग प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब H पॉजिटिव कंटेन H पॉजिटिव आयन कंटेन करता हो। ठीक है, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो जनरली इस रिएक्शन को देते हैं हमारे H2O की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अल्कोहल की प्रेजेंस में होती है और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में होती है जनरली। ठीक, अभी क्यों होती है, क्योंकि इनके पास देखो लोन, ये जनरली इनकी सबकी बात करूं तो ये सब क्या है, हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस कर देते हैं। H2O का मैंने अभी बताया आपको, अल्कोहल के अंदर भी सेम ऐसा ही केस है, एसिटिक एसिड के अंदर भी सेम ऐसा ही केस है। तो यानी ये रिएक्शन को धीरे से कराते हैं, टाइम देते हैं रिमूव होने का, यानी Br पहले रिमूव होगा उसके बाद ये अटैक करेंगे। यानी हम ये कहें कि ये एक तरीके से इनको बोल दें तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है ये हमारे वीक अटैकिंग रिएजेंट हम इन्हें बोल सकते हैं, कि एक तरीके से ये हमारे वीक अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक, अब इसके बाद में देखो तीन बात हुई हमारे पास। सबसे पहले हमने इसका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन थी, दूसरा हमने बात की उसके अंदर के जो रिएक्शन है वो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, कार्बोनियम आयन पर किस तरीके से डिपेंड करेगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, जनरली वाटर, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड लिए जाते हैं। अब एक स्टेप और डिस्कस करें कि इनके अंदर जो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पर किस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब देखो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, देखो जो जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी। ठीक है, लिविंग ग्रुप, देखो ये पॉइंट मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं इसे भी बता दूं। मैंने क्या बताया कि जब ये एल्काइल हैलाइड बनेगा तो सबसे पहले इस एल्काइल हैलाइड में क्या होने वाला है, ये इसको छोड़कर जाएगा X, यानी यहाँ से हेटेरोलिटिक क्लेवेज होगी और ये बनेगा हमारे पास। तब उसके बाद में आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी इसको मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, लो इस तरीके की क्लेवेज होगी। तो यानी कि सीधी सी बात है, ये जितना बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, ये लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो अगर हम लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करें तो जो हमारा एल्काइल आयोडाइड है वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, और उनके अकॉर्डिंग और लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम रिएक्शन को लिखें तो इसके अकॉर्डिंग जो RI, फिर RBr, फिर आता है हमारा RCl और सबसे लास्ट में आता है हमारा RF। यानी जो आयोडाइड के कंपाउंड है, जो आयोडाइड है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये हुआ, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया कि SN1 रिएक्शन क्या होगी। आई होप आपको अभी क्लियर होगी कि SN1 रिएक्शन क्या होंगी। अब इसके अंदर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा SN2 रिएक्शन, और उसके बाद फिर हम इसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में ये किस तरीके से अप्लाई होते हैं। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।